बजट की मुख्य उपलब्धियां। नई आयकर व्यवस्था में बदलाव, छूट की सीमा में और टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया। कैसे बदलाव किया गया? 0 से 3 लाख रुपए पर जो टैक्स की दर है वो नील है। क्या है? 0 से 3% पर टैक्स की दर नील है। 3 लाख से 6 लाख पर ये 5% है। 6 लाख से 9 लाख रुपए पर यह 10% है। 9 लाख से 12 लाख रुपए पर जो ब्याज की दर है वो 15% है। 12 लाख से 15 लाख पर ये 20% है और 15 लाख से अधिक पर जो ब्याज की दर है वो 30% है। पूंजी निवेश परिव्यय में 33% की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। इसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए पिछले एक दशक में सबसे अधिक किया गया है। सीमा शुल्क में परिवर्तन, मोबाइल फोन निर्माण, झींगा हेतु खाद्य आदि के लिए कुछ निविष्टियों के आयात में कमी और सिगरेट, सोने की वस्तुओं, यौगिक रबड़ आदि के आयात में वृद्धि की गई है। रेलवे के लिए पूंजी परिव्यय को बढ़ाकर अब तक का सर्वाधिक 2.40 लाख करोड़ रुपए किया गया है। अमृतकाल के लिए बजट का विजन। अमृतकाल, भारत के वित्त मंत्री ने इसे अमृतकाल में पहला बजट कहा है। अमृतकाल का विजन एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था है जो एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित है। अमृतकाल के लिए विजन के लिए 3 आयाम दिए गए हैं। सबसे पहले है युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर पैदा करना, रोजगार सृजन में वृद्धि करना, सुदृढ़ और स्थिर वृहद आर्थिक वातावरण तैयार करना। बजट में इंडिया 800 तक पहुंचने में पहले 4 परिवर्तनकारी अवसरों की पहचान की गई है। सबसे पहले है स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा देना, हरित विकास करना। 2023-24 की जो प्राथमिकताएं बजट की उसको सप्तऋषि कहा गया है। इसमें 7 प्राथमिकताएं दी गई हैं। 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है समावेशी विकास। समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, अंतिम छोर तक पहुंच, युवा शक्ति, अक्षमता को उभारना, वित्तीय क्षेत्र में को सुदृढ़ बनाना और हरित विकास करना। आगे इनके बारे में एक एक करके हम जान लेते हैं। सबसे पहले है समावेशी विकास। समावेशी विकास के तहत ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन देना है। जो केंद्र सरकार है इसका जो लक्ष्य है 2024 तक का, हर घर जल का जो लक्ष्य रखा गया है 2024 रखा गया है। इसके लक्ष्य को प्राप्ति के लिए ही ग्रामीण क्षेत्रों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन प्रदान करना है। पीएम किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ का नकदी हस्तांतरण करना। पीएम किसान जो है एक किसान सम्मान निधि है। इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2019 को शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा गोरखपुर यूपी से। उसके बाद है PMSBY और PMJJY के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर किया जाएगा। जो PMSBY और PMJJY है इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता पश्चिम बंगाल से की गई थी। इसके तहत PM जीवन ज्योति बीमा योजना है ये। इसके तहत किसानों को बीमा उपलब्ध कराया जाता है। जो इसकी एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, वो LIC को बनाया गया है। उसके बाद है 47.8 करोड़ PM जनधन बैंक खाते खोलना। SBM के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए रखना। उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन देना। उज्ज्वला जो हमारी योजना थी ये इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया यूपी से इसकी जो प्रधानमंत्री के द्वारा शुरुआत की जाती है। जो उज्ज्वला 2.0 है उसकी शुरुआत महोबा से की जाती है। 102 करोड़ रुपए व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके ये समावेशी विकास के अंतर्गत रखी गई हैं। आगे है कृषि। कृषि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटरऑपरेबल पब्लिक बेनिफिट के तौर पर कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित की जाएगी। इसके निम्नलिखित परिणाम होंगे। समावेशी किसान केंद्रित समाधान होंगी, फसल योजना या स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक
सूचनाएं सेवाएं मिलेंगी। कृषि इनपुट, ऋण और बीमा तक बेहतर पहुंच होगी। कृषि प्रौद्योगिकी, उद्योग और स्टार्टअप का विकास होगा। कृषि स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण, ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी? कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जा सके। कृषि ऋण, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया है। कृषि ऋण के अंतर्गत किस किस को दिया जाएगा? पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को। मछुआरों, मछली विक्रेताओं और एमएसएमई के लिए 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की गई है। बागवानी, बागवानी आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ 2200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक व्यय के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल हेतु रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्वक पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा। बागवानी के अंतर्गत कौन सी योजना शुरू की गई है? ये की गई है आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम। इसके तहत 2200 करोड़ रुपए की राशि परिव्यय की जाएगी। आगे है कनत्तर। कनत्तर भारत को सरी अन्न यानी पोषण जो अनाज है, मोटा अनाज हेतु एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी को साझा करने हेतु उत्कृष्ट केंद्र के रूप में समर्थन किया जाएगा। कृषि सहकारी समितियां, सहकारी में समृद्धि के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए सरकार अगले 5 वर्षों में विकेंद्रीकृत भंडार क्षमता स्थापित करने और कवर न किए गए गांवों में कई सहकारी समितियों की स्थापना की योजना बना रही है। आगे है शिक्षा और कौशल। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए शिक्षण प्रशिक्षण का पुनरुद्धार करना, बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करना, पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना। आगे है स्वास्थ्य। 2014 में स्थापित मौजूद 157 चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 2047 तक स्किल सेल एनीमिया के उन्मूलन हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। स्किल सेल एनीमिया कार्यक्रम के तहत ही एनीमिया के उन्मूलन के लिए मध्य प्रदेश शीर्ष राज्य है। आगे है इसमें जो कार्यक्रम किया जाएगा, इसके अंदर क्या क्या शामिल होगा? वो होगा जागरूकता बढ़ाना, प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 7 करोड़ लोगों जिनकी आयु 0 से 40 वर्ष की हो की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करना, केंद्र और राज्यों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से परामर्श करना। आगे स्वास्थ्य, जैसे कि पहले बताया गया है, 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नया कार्यक्रम शुरू करना। आईसीएमआर की चुनिंदा प्रयोगशालाओं में सुविधाओं के जरिए सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। आईसीएमआर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसके 50वें जो महानिदेशक हैं वो है राजीव बहल, और जो इसके हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। आईसीएमआर की स्थापना 1911 को नई दिल्ली में की गई थी। आगे है जो हमारी प्राथमिकता नंबर 2 है, वो है अंतिम छोर तक पहुंचना। इसके तहत नया आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता के आधार पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम हाल ही में 500 ब्लॉक को कवर करते हुए शुरू किया गया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में 28 राज्यों के 115 जिलों को इसमें शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनके समस्त विकास में सहायता करना था। ऐसे ही आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 500 ब्लॉकों का विकास किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे जैसी कई क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार करना है। प्रधानमंत्री कमजोर जनजातीय समूह है PVTG विकास मिशन। इसमें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार हेतु प्रधानमंत्री कमजोर जनजातीय समूह मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें PVTG परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क तथा दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। अनुसूचित जनजातियों के
लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती शुरू करेगा। एकलव्य जो मॉडल स्कूल है, इसकी स्थापना 1997 से 98 में की गई। ये स्कूल खासतौर पर शेड्यूल जो ट्राइबल छात्रों के लिए बनाए जाते हैं ताकि उनकी पढ़ाई के बेहतर अवसर प्रदान किए जा सके। यह केवल एजुकेशन पर ही नहीं बल्कि ओवरऑल विकास पर फोकस करते हैं। आगे है प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन शुरू करना। कर्नाटक के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता। 740 जो एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के अधिक शिक्षकों की भर्ती करना। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलकरण के लिए भारत श्री की स्थापना करना। जो पांडुलिपियाँ थी उनको डिजिटल करने के लिए किसकी स्थापना की गई है? भारत श्री की स्थापना की गई है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए जल। कर्नाटक के सूखाग्रस्त मध्य क्षेत्र में ऊपरी भद्रा परियोजना को स्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पीने के पानी के लिए भूमिगत वाटर टैंकों को भरने हेतु 5300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। अन्य पहल है प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया रहा है। पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलकरण के साथ ही एक डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में भारत साझा शिलालेख भारत श्री स्थापित किया जाएगा। तीसरी जो प्राथमिकता है वो है अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना हेतु पूंजीगत व्यय में वृद्धि। पूंजी निवेश परिव्यय लगातार तीसरे वर्ष बढ़ रहा है, जो 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिससे यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% हो गया है। प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% है। पूंजीगत निवेश हेतु राज्य सरकारों को सहायता। सरकार ने अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देने और उन्हें पूरक नीतिगत कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को 50 वर्षों के ब्याज मुक्त ऋण को 1 और वर्ष के लिए जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए बढ़ा हुआ परिव्यय 1.3 लाख करोड़ रुपए है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है। यह अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है, जो वर्ष 2013 से 14 किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना अधिक है। विमानन। क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार हेतु 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम और ऊंट लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्विकसित किया जाएगा। अन्य परिवहन परियोजनाएं। निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपए सहित 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न उद्योगों के लिए अंतिम छोर तक पहुंच हेतु 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादों को प्रयोजनों की पहचान की गई है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण की उपलब्धता हेतु एक सहकारी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की गई है। तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण की उपलब्ध हेतु क्या की गई है? शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की गई है। UIDAF का प्रबंधन राष्ट्रीय विकास बैंक द्वारा किया जाएगा। जो हमारी शहरी विकास अवसंरचना निधि है, उसका जो प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। और Tier 2 और Tier 3 भारत शहरों में शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए वार्षिक आधार पर 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अवसंरचना और निवेश का क्या क्या है? अवसंरचना और उत्पादन क्षमता में निवेश बढ़ाने को प्रोत्साहन किया गया है। विकास, तो इससे क्या होगा? विकास और रोजगार में वृद्धि होगी। पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4 से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया। अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी रखना। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का अब तक का उच्चतम पूंजीगत परिव्यय करना। पतनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक क्षेत्र के लिए एंड-टू-एंड कनेक्टिविटी हेतु निर्देशित 100 परिवहन अवसंरचना परियोजनाएं शुरू करना। UIDF की स्थापना द्वारा श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन करना। उसके बाद है अक्षमता को उजागर करना, अनुपालन को कम करना और जन विश्वास विधेयक। कंपनी विधेयक 2013 में किए गए संशोधन के तहत व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालन कम किए गए हैं और 3400 से अधिक कानून प्रावधानों को गैर आपराधिकृत किया गया है, ताकि अवसंरचना में विकास किया जा सके। विकास पर आधारित
शासन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया है। एआई के लिए उत्कृष्ट केंद्र मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कृषि, स्वास्थ्य और स्थायी शहरों में अनुसंधान अत्याधुनिक अनुप्रयोगों को विकसित करने और बेहतर समाधान पेश करने में अग्रणी उद्योगों की अभिकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रीय डेटा शासन नीति शुरू की गई। इसके तहत स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार एवं अनुसंधान की सुविधा के लिए एक राष्ट्रीय डेटा शासन नीति लाई जाएगी जो अज्ञात डेटा तक पहुंच को सक्षम करेगी। इसके तहत ही डेटा शेयरिंग के लिए डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। विभिन्न प्राधिकरणों, नियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के जब भी आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन सुरक्षित रूप से संग्रहित करने और साझा करने के लिए एमएसएमई, बड़े व्यवसाय तथा धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा उपयोग के लिए एक डिजिटल लॉकर स्थापित किया जाएगा। विवादों का समाधान। विवादों के समाधान के लिए एमएसएमई के लिए कम कठोर अनुबंध निष्पादन कोविड अवधि के दौरान प्रभावित एमएसएमई को राहत के रूप में प्रदान किया जा रहा है। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविधानात्मक विवादों के तेजी से निपटान को सक्षम करने वाली आसान और मानवीकृत निपटान योजना शुरू की गई। ई न्यायालय शुरू किया गया, जिसके तहत न्याय के प्रभावी प्रशासन के लिए ई न्यायालय का तीसरा चरण शुरू किया गया है। आगे है 5G प्रौद्योगिकी। इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवा का प्रयोग कर अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए 100 नई प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी ताकि अवसरों, व्यापार मॉडलों और रोजगार की संभावनाओं की एक नई श्रृंखला को साकार किया जा सके। प्रयोगशाला में स्मार्ट क्लासरूम, सटीक खेती, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और केयर ऐप जैसे एप्लीकेशन की सुविधा होगी। जो प्राथमिकता नंबर 5 है हमारी, वो है हरित विकास। इसके तहत क्या है? इसके तहत पीएम प्रणाम की शुरुआत की गई। पीएम प्रणाम की शुरुआत के अंतर्गत राज्य या संघ जो क्षेत्र हमारे को वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रासायनिक उर्वरकों की जगह जो हमारे वैकल्पिक उर्वरक थे उनके प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। हरित ऋण कार्यक्रम के तहत संवरणीय विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ईपीए के तहत अधिसूचित किया जाना है। इसके तहत ही हरित विकास के तहत ही एक योजना शुरू की गई है, संवरणीय परितंत्र विकास। इसके तहत तट रेखा के साथ साथ जो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए मिट्टी की शुरुआत की गई है। इसी तरह इसके लिए जो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए मिट्टी योजना की शुरुआत की गई है। आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग के लिए अमृत धरोहर का कार्यान्वयन किया गया है। जो संवरणीय परितंत्र के तहत मिट्टी और अमृत धरोहर नामक 2 योजनाओं की शुरुआत की गई है। 500 नए अवशिष्ट से धन संयंत्र कार्यक्रम शुरू किया गया है जो चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन स्कीम के तहत स्थापित किए जाएंगे। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए अवशिष्ट धन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे जो चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सके। आगे अन्य पहलों में किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग देने के लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। ऊर्जा दक्ष परिवहन के लिए 30 नौ वैन को बढ़ावा। पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को बदलने के लिए निधियों का आवंटन। आगे है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ताकि अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता से परिवर्तित करने, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करने तथा देश को इस उभरते हुए क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जा सके। जो सरकार ने लक्ष्य रखा है 2000 वर्ष तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। गोवर्धन योजना के तहत चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन की जो डिटेलिंग है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5% का कंप्रेस्ड बायोगैस अधिशेष भी लाया जाएगा। भारतीय प्राकृतिक खेती जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर उनकी सहायता करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक एवं कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार करते हुए 10,000 बायो इनपुट संसाधन स्थापित किए जाएंगे। हरित ऊर्जा में अन्य निवेश। ऊर्जा संक्रमण और शुद्ध शून्य उद्देश्यों तथा ऊर्जा सुरक्षा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की दिशा में प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ रुपए।
4000 मेगावाट की अक्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण के साथ ही समर्थित किया जाएगा। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी की जाएगी और ग्रिड एकीकरण हेतु अंतर्राज्यीय प्रायशन प्रणाली के लिए 20,700 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता करेगी, 8300 करोड़ रुपए। आगे है युवा शक्ति, अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी, नए युग के पाठ्यक्रम जैसे कोडिंग, आईए, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन आदि। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करने, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जुड़ने और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करने के लिए डिजिटल तंत्र का विस्तार किया जाएगा। युवा शक्ति के तहत ही राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी। 3 सालों में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 चुने गए पर्यटन स्थलों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्यों की राजधानी में यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी, एमएसएमई के लिए जो क्रेडिट गारंटी है, इसके तहत 2022 में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को नया प्रारूप दिया गया था और यह 1 अप्रैल 2023 से 9,000 करोड़ रुपए की राशि के निवेश के माध्यम से प्रभावी होगी। इससे अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए के स्वपार्श्व मुक्त गारंटीकृत ऋण की अनुमति मिलेगी। क्रेडिट की लागत लगभग 1% से कम हो जाएगी। इससे 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त पार्श्विक मुक्त गारंटीकृत ऋण प्रदान किया जाएगा। क्रेडिट की लागत लगभग 1% कम हो जाएगी। वित्तीय सूचना रजिस्ट्री, वित्तीय और सहायक सूचनाओं के केंद्रीय भंडारण के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। यह ऋण के कुशल प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा, जो वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा। एक नया विधायी ढांचा जिसे आरबीआई के परामर्श से तैयार किया गया है, इसे क्रेडिट सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करेगा। कुल बचत योजनाएं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने हेतु एक बार नई लघु बचत योजना महिला समान बचत प्रमाण पत्र को मार्च 2025 तक 2 साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह आंशिक निकासी विकल्प के साथ महिलाओं या लड़कियों को 7.5 की निश्चित ब्याज दर के नाम पर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाएगी। मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए एकल खाते के लिए और 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए संयुक्त खाते के लिए की जाएगी। वित्तीय क्षेत्र, अगला हमारा वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र में राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी, जिसमें ऋण देने में दक्षता लाना, विदेशी समावेशन और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। महिला समान बचत पत्र की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए 12वीं नई लघु बचत योजना शुरू की जाएगी। केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना, जिसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम के तहत प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में तेजी आएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो लाभ हैं, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी स्कीम, जिसके तहत 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त पार्श्व मुक्त गारंटी युक्त ऋण प्रदान करने के लिए सार्वधिक स्कीम के तहत कॉर्पोरेट निधि का विस्तार किया जाएगा। अन्य जो पहले हैं, जिसमें जीआईएफटी और आईएफएससी में व्यावसायिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के पहले प्रतिभूति बाजार में शैक्षणिक प्रमाण पत्र देकर और अधिक प्रशिक्षित व्यक्तियों व्यवसायियों को तैयार करना। राजकोषीय प्रबंधन की स्थिति, पूंजीगत व्यय हेतु धन का उपयोग। वित्त मंत्री ने कहा है कि सभी राज्यों को वर्ष 2023-24 के अंत तक पूंजीगत व्यय के लिए अपने 50 वर्षीय ऋण का उपयोग करना चाहिए। इसमें से अधिकांश राज्यों के विवेक पर निर्भर होगा। हालांकि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नामित राज्यों हेतु एक हिस्सा शर्त होगा, जैसे कि पुराने सहकारी वाहनों को बदलना, सरकारी शहरी नियोजन में सुधार, शहरी स्थानीय निकायों को नगर पालिका बॉन्ड प्राप्त करने हेतु पात्र बनाना, पुलिस अधिकारियों हेतु आवास का निर्माण, एकीकृत मॉल का निर्माण, बच्चों और किशोरियों हेतु पुस्तकालय तथा डिजिटल बुनियादी ढांचों का निर्माण करना, केंद्रीय योजनाओं की पूंजीगत व्यय में योगदान करना।
राज्यों को राजकोषीय घाटे की अनुमति। राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% घाटा रखने की अनुमति है। इस राशि का 0.5% विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए निर्धारित है। संशोधित अनुमान 2022-23 कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर 24.3 लाख करोड़ रुपए है। शुद्ध कर प्राप्तियां 20.9 लाख करोड़ रुपए है, जबकि जो कुल व्यय है वो है 41.9 लाख करोड़ रुपए। पूंजीगत व्यय 7.3 लाख करोड़ रुपए। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है। बजट अनुमान 2023-24। बजट 2023-24 में कुल प्राप्ति और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ रुपए और 45 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। कुल प्राप्तियां 27.2 लाख करोड़ रुपए और कुल व्यय है जो वो है 45 लाख करोड़ रुपए। निवल पर कर प्राप्ति 23.3 लाख करोड़ रुपए का रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9% रहने का अनुमान। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों में निवल बाजार उधारियां 11.8 करोड़ रुपए का अनुमान है। सकल बाजार उधारी का अनुमान 15.4 लाख करोड़ रुपए है। साथ ही सरकार वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से कम करने के लिए इस योजना पर अडिग रहने हेतु प्रतिबद्ध है। घाटे की जो प्रवृत्तियां है, जीडीपी का प्रतिशत कितना है? जीडीपी का 6.7% राजकोषीय घाटा, ये आप देख सकते हैं। जो राजस्व घाटा था 2021-22 का वास्तविक था। 22-23 के लिए बजट अनुमान लगाया गया है। 22-23 के लिए संशोधन अनुमान है और 2023-24 के लिए बजट अनुमान है कितना? 1.7, 2.3, 2.9। आगे है, इसका भाग भी है प्रत्यक्ष कराधान में प्रस्तावित सुधार। व्यक्तिगत आयकर से संबंधित 5 प्रमुख घोषणाएं हैं। नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। इसका मतलब है कि नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। नई व्यक्तिगत कर व्यवस्था में कर ढांचे में स्लैब की संख्या को घटाकर 5 और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया है। अन्य कर सुधार। मानक कटौती। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों हेतु मानक कटौती को बढ़ाकर 50,000 रुपए और पारिवारिक पेंशन के लिए कटौती को 15,000 रुपए तक का करने का प्रस्ताव किया गया है। एमएसएमई, सूक्ष्म उद्योगों और कुछ पेशेवरों के लिए प्रकल्प कराधान की सीमा बढ़ा दी गई है जब तक कि नगद में प्राप्ति राशि कुल सकल प्राप्तियों कारोबार के 5% से अधिक न हो। एमएसएमई को किए गए भुगतान के लिए कटौती की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब भुगतान वास्तव में भुगतान की समय पर प्राप्ति में सहयोग करने के लिए किया गया हो। सहकारिता। 31 मार्च 2024 से पहले विनिर्माण शुरू करने वाली नई विनिर्माण सहकारी समितियों पर कर की दर 15% कम होगी। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा नगद जमा तथा ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य कर दिया गया है। सहकारी समितियों की नगद निकासी पर स्रोत पर की गई टैक्स कर कटौती को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। स्टार्टअप को आयकर लाभ प्राप्ति करने की तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। स्टार्टअप के लिए हानियों को अग्रसेषित करने की अवधि को निगमन के 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग पर करदाता को टीडीएस के साथ और निकासी के समय तथा वित्तीय वर्ष के अंत में जीती गई कुल राशि पर करदाता के साथ स्पष्ट किया जाएगा। सोने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में परिवर्तन और इसके विपरीत को पूंजीगत लाभ के रूप में नहीं माना जाएगा। आयकर में छूट। आयकर प्राधिकरण बोर्ड और आयोग की जिसकी स्थापना केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आवास, शहर, कस्बे और गांव के विकास के लिए नियामक एवं विकास गतिविधियों या कार्यों हेतु की गई हो, उन्हें आयकर से बाहर रखने का प्रस्ताव है। अग्निवीर निधि को ईईई स्तर प्रदान करने और अग्निपथ योजना 2022 में पंजीकृत अग्निवीरों को अग्निवीर कोऑपरेटिव फंड द्वारा किए गए भुगतान को कर के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव किया गया है। अग्निवीरों की कुल आय में की गई कटौती राशि को अग्निवीरों को देने का प्रस्ताव जो कि उन्होंने योगदान दिया है या केंद्र सरकार ने उनकी सेवा के लिए उनके खाते में हस्तांतरित किया गया है। कॉमन आईटी रिटर्न फॉर्म। करदाताओं की सेवा में सुधार के लिए सरकार ने शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने की योजना के साथ साथ करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी की कॉमन आईटी रिटर्न फॉर्म के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। वर्तमान और प्रस्तावित दरें क्या है? कर की दर
पहले क्या थी, 2.5 लाख रुपए थी, जबकि अभी जो आय स्लैब है वो 3 लाख रुपए है। 5% 2.5 से 5, पहले 2.5 लाख से 5%, 5 लाख रुपए तक 5% था, जबकि वर्तमान में 3 लाख से 6 लाख रुपए 5% है। पहले 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक 10% था, जबकि वर्तमान में 6 लाख से 9 लाख रुपए तक 10% है। पहले 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक 15% था, जबकि वर्तमान में 9 लाख से 12 लाख रुपए तक 15% है। पहले 10 लाख से 12 लाख रुपए तक 20% ब्याज दर थी, जबकि वर्तमान में 12 लाख से 15 लाख रुपए पर 20% है। पहले 12 लाख से 15 लाख पर 25% है, जबकि वर्तमान में इस स्लैब को हटा दिया गया है। पहले 15 लाख से अधिक पर 30% की ब्याज दर थी, वर्तमान में भी ये सेम है, 15 लाख रुपए से अधिक पर 30% की दर है। अप्रत्यक्ष कराधान हेतु प्रस्तावित सुधार। सीमा शुल्क। वस्तु और कृषि के अलावा अन्य सामान हेतु मूल सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 कर दी गई है। निर्दिष्ट सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क में लगभग 16% की वृद्धि की गई है। शुल्क में वृद्धि कहाँ हुई है? सोने और प्लेटिनम में बनी वस्तुओं पर, चांदी की डोर, बार और वस्तुओं पर आयात शुल्क में वृद्धि की गई। शुल्क में छूट मिश्रित संपीड़ित प्राकृतिक गैस में निहित संपीड़ित बायोगैस पर जो परीक्षण और या परमाणु उद्देश्य हेतु वाहनों, ऑटोमोबाइल उपकरण, घटकों, उप प्रणालियों तथा टायरों को आयात करती है, उनके लिए विशेष छूट दी गई है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरी हेतु लिथियम आयन सेल निर्माण के लिए निर्दिष्ट मशीनरी पर सीमा शुल्क की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। रासायनिक उद्योगों में प्रयुक्त विकृत एथिल अल्कोहल पर भी शुल्क कम किया गया है। सीमा शुल्क कानून में विधायी परिवर्तन किए गए। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 को संशोधित किया जा रहा है ताकि आवेदन दायर होने के बाद समाधान हेतु अंतिम निर्णय लेने के लिए 9 महीने की समय सीमा निर्धारित की जा सके। एंटी डंपिंग ड्यूटी ADD व काउंटरवेलिंग ड्यूटी को सेफगार्ड उपयोग उपायों के उद्देश्य एवं दायरों को स्पष्ट करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम को संशोधित किया जाएगा। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में भी बदलाव किए जाएंगे। GST के तहत अभियोजन शुरू करने हेतु कर की न्यूनतम राशि 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की जाएगी। कर के लिए चक्रवादी राशि को की दर के 50 से 150% से घटाकर 25 से 100% कर दिया जाएगा। कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा। रिटर्न या स्टेटमेंट दाखिल करने की अवधि नियत तारीख से अधिकतम 3 वर्ष तक सीमित होगी। अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं और कंपोजिशन करदाताओं को ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से माल की अंतरराज्य आपूर्ति देने की अनुमति दी जाएगी। अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव। समुद्री उत्पाद, श्रीमम फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क में कमी की जाएगी। प्रयोगशाला निर्मित हीरा, इनके विनिर्माण में प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाया जाएगा। बहुमूल्य धातु, सोना और प्लेटिनम से बने सामानों पर सीमा शुल्क में वृद्धि की जाएगी। चांदी से निर्मित डोरे, बार और सामानों पर आयात शुल्क में वृद्धि होगी। समिश्रित रबड़ पर बेसिक शुल्क जो सीमा शुल्क है उसको 10% से बढ़ाकर 25% किया जाएगा। सिगरेट, विनिर्देशित सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपात आकस्मिकता शुल्क में लगभग 16% की वृद्धि की जाएगी। अभी हम देखते हैं कि हमारे जो इंडिया में रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पैसा है वो कहाँ से आता है। जो टोटल हमारी आय है उसका 15% हमें आयकर से मिलता है, 7% केंद्रीय उत्पाद शुल्क से मिलता है। ऐसे ही ऋण और अन्य देयताओं से 34% हमें हमारी आय होती है। निगम कर से 15% की आय होती है। वस्तु एवं सेवा कर और अन्य कर से 17% की आय होती है। सीमा शुल्क से 4% की, ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां जितनी होती है उनसे 2% की प्राप्ति होती है। कर रहित प्राप्तियों से 6% की हमें आमदनी होती है। उसके बाद हमारा रुपया जाता कहाँ है, व्यय कितना होता है। जैसे कि हमने आय देखी है कि हमारी आय किस किस सेक्टर से कितने % होती है। अभी हमें ये देखेंगे कि हमारा जो रुपया है यानी हमारा व्यय कहाँ कहाँ पर किस सेक्टर में कितना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ब्याज भुगतान, जो हम ब्याज पर पूंजी प्राप्त करते हैं उसके अगेंस्ट हमें जो ब्याज का भुगतान किया जाता है उसमें हमारा 20% जाता है। सबसे ज़्यादा हमारी आय भी क्या होती है, जो हम आमदनी लेते हैं, उधार लेते हैं, उन्हीं से होती है। और सबसे ज़्यादा पैसा भी हमारा व्यय होता है जहाँ पर ब्याज भुगतान में 20% पैसा जाता है।
पेंशन में जो पेंशन वगैरह दी जाती है उसमें 4%। जो अन्य व्यय है उसमें 8% होता है। केंद्रीय योजनाएं, जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है उसमें 9% का व्यय होता है। करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा होता है उसमें 18% का व्यय होता है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण जितने होते हैं उनके द्वारा 9% का जो व्यय होता है होता है। सब्सिडी, जो सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, अलग अलग सेक्टर में सब्सिडी दी जाती है, उसमें सरकार का कुल व्यय 7% होता है। रक्षा में जो व्यय है वो 8% का है। केंद्रीय क्षेत्र की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें 17% का व्यय होता है। सो गाइस, ये थी हमारा बजट का सार। सो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।